प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी सेमेस्टर एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी लगातार हमें वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और अब की बार एग्जाम एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि ओएमआर शीट पे होंगे फर्स्ट ईयर के। तो उनके लिए हमने पहला पेपर पूरा कर दिया है। आज ये पहले पेपर की अंतिम यूनिट की वीडियो है। इससे पहले मैं 4 यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या सर्च करके भी देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की है, पूरे चैप्टर से पूरे यूनिट से क्वेश्चन बना बना के टाइप कर करके 2-3 घंटे का समय लगा है। एडिट करने में भी समय लगेगा, अपलोड करने में भी लगेगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे 80% विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शेयर करना मत भूलें और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें। हमारे चैनल के नाम से ही आपको हर जगह आईडी मिल जाएंगी। देखिए ये जो अपना पहला क्वेश्चन है, आपकी यूनिट है मैकेनिक्स की, ठीक है। मैकेनिक्स सॉरी पेपर है और आपकी यूनिट है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। पहला क्वेश्चन है कि विरूपक बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं। विरूपक बल जो होता है उससे उत्पन्न परिवर्तन का, विरूपक बल एक प्रकार का बाह्य बल है उससे उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पे उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिबल कहा जाता है। ये जो गुण है उसे हम प्रतिबल कहते हैं। F/A लिखा जाता है प्रतिबल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अभिलंब प्रतिबल, आयतन प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रतिबल का मात्रक क्या है। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल जो है वो होगा आपका जैसे बल बटा क्षेत्रफल। ये इसको हम लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के आकार या आकृति में विरूपक बल के कारण उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए आकार या आकृति में अनुपातिक जो परिवर्तन है उसे हम विकृति कहते हैं। विकृति होती है प्रारंभिक विमा और विमा में परिवर्तन का अनुपात, यानी विमा में जो भी परिवर्तन होगा उसका और जो उसकी प्रारंभिक विमा थी, स्टार्टिंग की जो डायमेंशन है उसका अनुपात होती है, उसे कहते हैं विकृति। विकृति भी 3 प्रकार की होती हैं, आयतन विकृति हैं, अपरूपण विकृति हैं और अभिलंब विकृति हैं। अपरूपण विकृति का मापक क्या है। तो अपरूपण विकृति में होता है कोण। तो जितना ज़्यादा कोण होगा उतना ही ज़्यादा अपरूपण विकृति होगी, यानी कि अपरूपण विकृति का जो मापक है वो होता है अपरूपण कोण। इसे हम अपरूपण विकृति का मापक कहते हैं। नेक्स्ट है कि अपरूपण विकृति को प्रदर्शित हम किससे करेंगे। अपरूपण विकृति को प्रदर्शित किया जाता है tan phi से। tan phi इक्वल होगा डेल्टा x बाय एल। इस प्रकार से हम इसको निरूपित करेंगे और डेल्टा एक्स वो विस्थापन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कि प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। देखो प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ह्यूग का नियम है जिन्होंने प्रतिबल और विकृति को परिभाषित किया था प्रत्यास्था गुणांक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, यह नियम किसने दिया था। यह नियम हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था यह नियम कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति है वो समानुपाती रहते हैं। उस सीमा से बाहर अगर हम बल लगाएंगे तो जो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है या जो निर्भरता है वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से नहीं आएंगी। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम जो है उसे हम संपीड्यता कहते हैं, उसे हम कहते हैं संपीड्यता। आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो है उसको लिखा जाता है k से और संपीड्यता को लिखा जाता है बीटा से। तो बीटा जो है वो 1/k के इक्वल होती है, ये साइड में आ जाएगा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता कहते हैं। इसके बाद है यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए
सही संबंध है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सही संबंध है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सही संबंध ये होगा y बराबर एफ एल बटा ए डेल्टा एन। देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल बटे अभिलंब विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल हो गया एफ बटा ए और अभिलंब विकृति क्या होगी? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का सही संबंध क्या है? यानी यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक का वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के संबंध दे रखे हैं। पदार्थ जैसे हैं, यहाँ पे एस का मतलब है यहाँ पे स्टील, सी यू का मतलब कॉपर है, एफ ई मतलब लोहा और ए एल मतलब है एल्यूमिनियम। तो ये पहला संबंध है, आपको याद रखना, यही इसका राइट है। स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 नंबर पे कॉपर का है, फिर लोहे का है और 3 नंबर पे एल्यूमिनियम है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों के लिए अपरूपण गुणांक का सही संबंध क्या है? यहाँ पे नीटा को अपरूपण गुणांक से लिखा जाता है, एस मतलब स्टील आ गया, एफ लोहा और सी यू कॉपर। तो ये भी आपका पहला संबंध जो है, यहाँ पे स्टील के लिए अपरूपण गुणांक सबसे ज्यादा, फिर लोहे के लिए, फिर कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों के लिए अपरूपण गुणांक का सही संबंध है। अपरूपण गुणांक का सही संबंध, सॉरी अपरूपण गुणांक नहीं, यहाँ पे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सही संबंध पूछा है, के से लिखा जाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। स्टील, लोहा, कॉपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील के लिए भी सेम संबंध है। स्टील के लिए सबसे ज्यादा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसके बाद कॉपर और उसके बाद लोहे के लिए यहाँ पे राइट संबंध होगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टील आएगा, फिर कॉपर और फिर लोहा। इसके बाद नेक्स्ट कि द्रव व गैसों में प्रत्यास्था होती है। द्रव व गैसों में प्रत्यास्था होती है। देखिए ठोसों में तो तीनों प्रत्यास्था होती हैं, आयतन प्रत्यास्था, ठोस यंग प्रत्यास्था और आपकी अपरूपण प्रत्यास्था। लेकिन जो द्रव और गैस होते हैं उनके अंदर केवल आयतन प्रत्यास्था ही पाई जाती हैं, ये आप याद रख लेना। ठीक है, आयतन प्रत्यास्था पाई जाएंगी द्रव और ठोसों में, द्रव और गैसों में। नेक्स्ट है कि दो विकृतियों का अनुपात क्या कहलाता है? देखो दो विकृतियों का जो अनुपात है उसे हम हमेशा पवास्व अनुपात कहते हैं। ये पवास्व अनुपात होता है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है, उसे हम पवास्व अनुपात कहते हैं। और ये गुणांक है वो प्रतिबल और विकृति के अनुपात होते हैं, चाहे कोई सा भी गुणांक हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि पवास्व अनुपात का मान होता है। पवास्व अनुपात का मान कितना होता है? इसका जो रेंज है वो -1 से 0.5 के बीच होता है। पवास्व अनुपात का मान आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, -1 to 1/2, यानी -1 से 1/2 के बीच में पवास्व अनुपात का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक व पवास्व अनुपात में सही संबंध क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से लिखा जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को k से और पवास्व अनुपात को सिग्मा से। इनमें क्या संबंध है? तो देखिए ये संबंध है y बराबर 3k1 - 2 सिग्मा। 3k1 - 2 सिग्मा इक्वल कैपिटल Y। ये आपका बिल्कुल सही संबंध इसमें होगा तीनों के अंदर, जिसमें y के नीटा में संबंध आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक व पवास्व अनुपात में सही संबंध, यानी कि y, नीटा और सिग्मा में सही संबंध आपसे पूछ रहे हैं। तो y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक और पवास्व अनुपात में सही संबंध आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक और पवास्व अनुपात में सही संबंध, यानी के, नीटा और सिग्मा में सही संबंध। ये 4-5 संबंध है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। 3k - 2 नीटा अपॉन 2 नीटा प्लस 6k, ये आपका राइट है आंसर। यानी कि 3k - 2 नीटा बाय 2 नीटा प्लस 6k, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये सही संबंध है, आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संबंध है, इसको याद रखना आपको, क्योंकि प्लस माइनस की गलती होती है, ये आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक व अपरूपण गुणांक में सही संबंध, यानी y, k और नीटा में सही संबंध। तो ये है y बराबर 9k नीटा अपॉन 3k प्लस नीटा, यानी y बराबर
9k नीटा अपॉन 3k प्लस नीटा, ये आपका सही संबंध होगा वाई के और नीटा में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन में बल ऐंठन बल युग्म का सही संबंध क्या है बेलन में। तो यहाँ पे देखिए जो ये सी लिखा है यहाँ पे थीटा है, ये टाइपिंग में ऐसा हो गया, टाइपिंग में थीटा में मिला नहीं टाइप करने के लिए, इसलिए मैंने इसको सिंबल दूसरा यहाँ पे लिख दिया। नीटा पाई आर की 4 थीटा बाय 2l, ये आपका जो ऐंठन बल युग्म है बेलन के अंदर, उसके अंदर आएगा नीटा आर की पावर 4 पाई थीटा बाय 2l, यहाँ पे ये आपका आएगा। अगर दो त्रिज्याएं दी हो तो इसमें R1 R2 यहाँ पे आ जाएंगे, उनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सही संबंध है। याद रखें कहाँ पर स्क्वायर आ रही है, कहाँ पे पावर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से। और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो ऐंठन बल युग्म है वो आर की कितनी घात के समानुपाती है, एन की घात के समानुपाती है, एन का मान क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन, यानी जहाँ पे पावर का जो संबंध है ना, व्युत्क्रमानुपाती में हो या वो समानुपाती में हो, तो वो पावर का संबंध ध्यान रखना है कि पावर कितनी है, वहाँ पे माइनस में है, प्लस में है, 3 है, 4 है। पावर का इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन वहाँ से भी बनाए जाते हैं MCQ। इसके बाद नेक्स्ट है कि ठोस साफट के लिए मरोड़ी दृढ़ता C और खोखली साफट के लिए मरोड़ी दृढ़ता C डैश है, तो दोनों में सही संबंध क्या होगा। तो हमेशा खोखली साफट की मरोड़ी दृढ़ता जो है वो ठोस साफट से ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा C डैश ग्रेटर देन C, यानी खोखली साफट की मरोड़ी दृढ़ता ज़्यादा होंगी ठोस साफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कि बंकन आघूर्ण के लिए सही संबंध है, बंकन आघूर्ण के लिए सही संबंध है। बंकन आघूर्ण के लिए जो सही संबंध है वो है जी G बराबर कैपिटल G, बंकन आघूर्ण का सिंबल है वाई आई जी अपॉन कैपिटल R, वाई आई जी अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे बंकन आघूर्ण के लिए सही संबंध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अभी सूत्र हमने पढ़ा कि G इक्वल वाई आई जी अपॉन कैपिटल R में आई जी क्या है, आई जी क्या है, यानी जो आई जी हमने लिखा वो क्या है। देखिए आई जी को बोलते हैं ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण, जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये आई जी है वो ए जेड स्क्वेयर के इक्वल होता है, मतलब कि इसमें द्रव्यमान की जगह क्षेत्रफल का यूज होता है। ज्यामितीय में ज्यामिति आ जाएंगी, जियोमेट्री, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल का यूज होता है किसी छड़ का। और अपना जो नॉर्मल जड़त्व आघूर्ण होता है उसमें आई बराबर होता है वो एम आर स्क्वेयर, जो हम 11th में पढ़ते हैं एम आर स्क्वेयर, वहाँ पे द्रव्यमान आता है। ठीक है, तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण है वो आई जी है, और आई जी किसे बोलते हैं, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण जिसमें द्रव्यमान की जगह क्षेत्रफल का यूज होता है, उसे बोलते हैं ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। कैंटिलीवर के लिए अवनमन कोण का सही संबंध है, कैंटिलीवर के लिए अवनमन कोण का सही संबंध है। तो अवनमन कोण का सही संबंध होता है कैंटिलीवर में WL की क्यूब बाय 3YIG, WL की क्यूब बाय 3YIG, ये अवनमन कोण का बिल्कुल सही संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इतने ही क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन, इसमें पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के आगे से आगे मिलते रहेंगे, और ये चैनल आपको MSc तक लाभदायक रहेगा। आगे भी हम इसमें और भी जो कोर्सेज वगैरह हैं वो शुरुआत करेंगे, जिससे कि आपको हमेशा इसका फ़ायदा मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।